दोस्तों, आपने दुनिया में कई तरह के लोग देखे होंगे। दानी, ज्ञानी, बलवान। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी पहचान न उनके ज्ञान से होती है, न उनकी दौलत से, बल्कि उनकी कंजूसी से होती है। एक ऐसी कंजूसी कि अगर उनकी जेब से पैसा निकल जाए तो पैसे से ज्यादा उन्हें सदमा लग जाता है। आज हम आपको एक ऐसे ही महाकंजूस सेठ और उस इंसान की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो बड़ी बड़ी गुत्थियों को अपनी छोटी सी अक्ल से सुलझा देता था। ये कहानी है शहर के सबसे अमीर आदमी सेठ लक्ष्मीचंद और हम सबके प्यारे मुल्ला नसीरुद्दीन की। ये सिर्फ एक दावत की कहानी नहीं, बल्कि अक्ल और कंजूसी के बीच हुए उस महामुकाबले की कहानी है जिसमें दांव पर लगी थी सेठ की इज्जत और एक बहुत बहुत लंबा बिल। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस दावत का मेन्यू जितना लजीज है, इसका अंत उतना ही मजेदार होने वाला है। सेठ लक्ष्मीचंद नाम में भले ही लाखों के लक्ष्मी का वास था, पर असलियत में वो मक्खी चूस के भी उस्ताद थे। उनकी अमीरी के किस्से जितने मशहूर थे, उससे कहीं ज्यादा उनकी कंजूसी के लतीफे मशहूर थे। कहते हैं वो दिए में तेल भी इतना डालते थे कि बाती जलने से पहले 100 बार सोचती थी। लेकिन सेठ लक्ष्मीचंद की जिंदगी में एक बड़ी तमन्ना थी, समाज में इज्जत पाने की। वो चाहते थे कि लोग उन्हें सिर्फ अमीर नहीं, बल्कि एक इज्जतदार और रौबदार इंसान समझें। इसी इज्जत की भूख में उन्होंने एक दिन एक बड़ी गलती कर दी। हुआ यूं कि सल्तनत के एक बड़े वजीर का उनके शहर में आना हुआ। सेठ लक्ष्मीचंद को लगा कि ये अपनी धाक जमाने का सबसे सही मौका है। उन्होंने वजीर साहब के सम्मान में एक शानदार दावत रखने का फैसला किया। लेकिन एक समस्या थी। दावत तो शानदार होनी थी, पर सेठ का दिल उसे सस्ता बनाना चाहता था। और दूसरी समस्या ये थी कि उनकी दामें कोई आना ही नहीं चाहता था, क्योंकि सबको पता था कि सेठ के घर पानी भी हिसाब से मिलता है। तभी उनके चापलूस मुनीम ने एक सलाह दी। मुनीम सेठ जी, अगर आप चाहते हैं कि आपकी दावत में रौनक हो और वजीर साहब भी खुश हो जाएं, तो आपको शहर के सबसे मशहूर और हाजिर जवाब इंसान मुल्ला नसीरुद्दीन को बुलाना होगा। जहां मुल्ला होते हैं, वहां महफिल अपने आप जम जाती है। सेठ लक्ष्मीचंद को ये बात जंच गई। मुल्ला आएंगे तो दावत की शान बढ़ेगी। लेकिन उनका कंजूस मन कांप गया। मुल्ला को बुलाऊंगा तो वो अकेले तो आएंगे नहीं, और खाएंगे भी बहुत। फिर उन्होंने एक योजना बनाई। एक ऐसी योजना जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। अगली सुबह सेठ लक्ष्मीचंद खुद चलकर मुल्ला नसीरुद्दीन के साधारण से घर पहुंचे। मुल्ला अपने गधे को चारा खिला रहे थे। सेठ को अपने दरवाजे पर देखकर वो समझ गए कि दाल में कुछ काला है। सेठ ने शहद से भी मीठी आवाज में कहा, अरे मुल्ला जी, सलाम। कैसे हैं आप? कई दिनों से आपकी याद आ रही थी, सोचा खुद ही चलकर मिलाऊं। मुल्ला सेठ जी, आप और मेरा घर? आज सूरज पश्चिम से तो नहीं निकला। कहिए, कैसे आना हुआ? क्या मेरी कोई जरूरत आन पड़ी? सेठ ने बनावटीपन से कहा, अरे नहीं नहीं, आप तो हमारे शहर की शान हैं। बस मैंने परसों शाम अपने घर पर एक छोटी सी दावत रखी है। वजीर साहब तशरीफ ला रहे हैं। अगर आप भी आ जाएं, तो हमारी महफिल में 4 चांद लग जाएंगे। आपकी मौजूदगी ही हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। मुल्ला सेठ की आंखों में झांक रहे थे। वो उनकी चाल को समझ रहे थे। मुल्ला सेठ जी, आपका बुलावा मैं कैसे टाल सकता हूँ? जरूर आऊंगा, लेकिन मैं ठहरा एक साधारण आदमी। मेरे दोस्त अहबाब भी कुछ खास नहीं हैं। सेठ को लगा तीर निशाने पर लग रहा है। उन्होंने फौरन कहा, मुल्ला जी,
आप उसकी फिक्र बिल्कुल न करें। ये दावत सिर्फ आपके लिए है। आप बस अकेले तशरीफ लाइएगा। हम नहीं चाहते कि आपके दोस्तों को तकलीफ हो। आप हमारे खास मेहमान हैं। सेठ ने खास मेहमान शब्द पर इतना जोर दिया कि मुल्ला के कान खड़े हो गए। उन्होंने सेठ की चाल पकड़ ली थी। सेठ सिर्फ मुल्ला को बुलाकर मुफ्त में अपनी महफिल की रौनक बढ़ाना चाहते थे, ताकि खाने का खर्च कम हो। मुल्ला के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आई, जिसे सेठ समझ नहीं पाए। मुल्ला, सेठ जी, आपने मुझे खास मेहमान बनाकर इतनी इज्जत दी, मैं आपका ये मान जरूर रखूंगा। मैं वादा करता हूँ, दावत में कोई भी बिन बुलाया मेहमान नहीं आएगा। सेठ लक्ष्मीचंद खुशी से गदगद हो गए। उन्हें लगा कि उन्होंने मुल्ला को अपनी बातों में फंसा लिया है। वो मुल्ला का शुक्रिया अदा करके अपनी हवेली लौट आए और अपनी पीठ थपथपाने लगे। वाह लक्ष्मीचंद, क्या दिमाग पाया है। एक आदमी के खर्च में पूरी महफिल की रौनक का इंतजाम कर लिया। उन्हें क्या पता था कि असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। दावत की शाम आ पहुंची। सेठ लक्ष्मीचंद की हवेली को खूब सजाया गया था। तरह तरह के लजीज पकवानों की खुशबू फैल रही थी। हालांकि सेठ ने बावर्ची को हर चीज नापतोल कर बनाने की सख्त हिदायत दी थी। वजीर साहब और शहर के दूसरे अमीर लोग आ चुके थे। महफिल जमी हुई थी, पर उसमें वो रौनक नहीं थी। सबकी नजरें दरवाजे पर थीं। मुल्ला नसीरुद्दीन का इंतजार कर रही थीं। तभी मुल्ला ने शानदार तरीके से एंट्री की। उन्होंने नए कपड़े पहने थे और उनके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास था। उनके आते ही महफिल का माहौल बदल गया। लोग उनसे बातें करने लगे, उनके चुटकुलों पर हंसने लगे। वजीर साहब भी मुल्ला की हाजिर जवाबी से बहुत प्रभावित हुए। सेठ लक्ष्मीचंद मन ही मन बहुत खुश थे। उनकी योजना सफल हो रही थी। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। अभी मुल्ला को आए 10 मिनट ही हुए थे कि दरवाजे पर एक और आदमी आया। वो शहर का एक करीब कुम्हार था, जो मुल्ला का अच्छा दोस्त था। कुम्हार, मुल्ला भाई, आप यहाँ? मैं तो बस गुजर रहा था। मुल्ला, अरे रहीम चाचा, आइए आइए, आप मेरे मेहमान हैं। सेठ जी बहुत दरियादिल इंसान हैं, वो मेहमानों की बहुत खातिरदारी करते हैं। सेठ का चेहरा देखने लायक था। उनका मुंह खुला का खुला रह गया। एक बिन बुलाया मेहमान आ चुका था, लेकिन वजीर साहब के सामने वो कुछ बोल भी नहीं सकते थे। उन्होंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कुम्हार का स्वागत किया। थोड़ी देर बाद एक दर्जी आया, फिर एक किसान, फिर एक लोहार। एक एक करके मुल्ला के 10 दोस्त वहां आ पहुंचे। हर कोई आता और कहता कि वो तो बस यूं ही गुजर रहा था, और मुल्ला उसे अपना मेहमान बताकर अंदर बिठा लेते। अब सेठ लक्ष्मीचंद का पारा चढ़ने लगा था। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। हर नए मेहमान के आने पर वो मन ही मन हिसाब लगाते, एक और प्लेट, मतलब 5 अशर्फी का और कर्चा। हे भगवान, ये मुल्ला तो मुझे लूट लेगा। वो बार बार मुल्ला के पास जाकर कानाफूसी करने की कोशिश करते। मुल्ला जी, ये क्या हो रहा है? आपने तो वादा किया था। लेकिन मुल्ला हर बार उनकी बात को अनसुना कर देते और अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक में लग जाते। मुल्ला के दोस्त भी खूब मजे से खा पी रहे थे, क्योंकि उन्हें जिंदगी में ऐसी शाही दावत पहली बार मिली थी। सेठ की हालत ऐसी थी कि वो न तो कुछ उगल पा रहे थे, न निगल पा रहे थे। वो वजीर साहब के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए जबरदस्ती मुस्कुरा रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर उनका दिल खून के आंसू रो रहा था। वो हर मेहमान को ऐसे घूर रहे थे जैसे वो उनका खाना नहीं, बल्कि सेठ का खजाना खा रहे हों। दावत खत्म हुई।
मेहमान जाने लगे। वजीर साहब ने सेठ की दावत की बहुत तारीफ की और मुल्ला की मौजूदगी के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। सेठ को लगा, चलो इज्जत तो बच गई, भले ही पैसा ज्यादा लग गया, लेकिन असली तूफान तो अभी आना बाकी था। जैसे ही सारे मेहमान गए, होटल का मैनेजर, जहां से खाना आया था, एक लंबा चौड़ा बिल लेकर सेठ लक्ष्मीचंद के पास पहुंचा। बिल पर लिखी रकम देखकर सेठ की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उन्हें चक्कर आने लगे। रकम उनकी उम्मीद से 10 गुना ज्यादा थी। सेठ का सारा सब्र जवाब दे गया। वो आगबबूला हो गए और सीधा मुल्ला नसीरुद्दीन के पास पहुंचे, जो अभी जाने की तैयारी कर रहे थे। सेठ, मुल्ला, ये सब क्या है? तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने वादा किया था कि तुम अकेले आओगे और कोई बिन बुलाया मेहमान नहीं होगा, लेकिन तुम अपने साथ पूरी बारात ले आए। अब इस बिल का पैसा कौन देगा? मैं एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। ये बिल तुम भरोगे। हवेली में मौजूद सारे नौकर चाकर इकट्ठा हो गए। हंगामा खड़ा हो गया था। मुल्ला नसीरुद्दीन पूरी तरह शांत थे। उन्होंने सेठ को सिर से पांव तक देखा और फिर एक ठंडी सांस भरी। मुल्ला, सेठ जी, आप शांत हो जाइए। गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। और जहां तक बिल की बात है, तो वो तो आप ही को भरना होगा। सेठ, मैं क्यों भरूंगा? मेहमान तुम्हारे थे, तो बिल भी तुम भरो। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, यही तो आप गलती कर रहे हैं। जरा अपनी याददाश्त पर जोर डालिए। जब आप मुझे दावत देने आए थे, तो आपने क्या कहा था? सेठ, मैंने कहा था कि तुम मेरे खास मेहमान हो। मुल्ला, बिल्कुल सही। आपने कहा था कि मैं, यानी मुल्ला नसीरुद्दीन, आपका खास मेहमान हूं। तो इस महफिल का असली मेहमान कौन हुआ? सेठ, तुम हुए। और कौन? मुल्ला ने अपनी बात आगे बढ़ाई। हाँ, मैं आपका मेहमान था। और वो जो 10 लोग आए थे, वो आपके मेहमान नहीं थे। वो तो मेरे मेहमान थे। यह सुनकर सेठ का दिमाग चकरा गया। तुम्हारे मेहमान? इसका क्या मतलब हुआ? अब मुल्ला ने अपना आखिरी और सबसे बड़ा दाव चला। उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की ताकि सब सुन सकें। मुल्ला, सेठ जी, दुनिया का दस्तूर है कि मेहमान का स्वागत मेजबान करता है। इस दावत के मेजबान आप हैं और आपका मेहमान मैं हूं। और ये भी दुनिया का दस्तूर है कि मेजबान अपने मेहमान और मेहमान के मेहमानों की भी पूरी खातिरदारी करता है। वो 10 लोग मेरे मेहमान बनकर आए थे और मैं आपका मेहमान था, तो उस नाते वो भी आपके ही मेहमान हुए। और मेजबान होने के नाते बिल चुकाने का हक और फर्ज दोनों आपका है। मुल्ला की यह दलील सुनकर वहां खड़े सभी लोग सन्न रह गए। मैनेजर भी अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था। मुल्ला ने सेठ को उन्हीं के शब्दों के जाल में ऐसा फंसाया था कि अब उनके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अगर सेठ बिल नहीं भरते, तो पूरे शहर में उनकी इज्जत नीलाम हो जाती। लोग कहते कि सेठ ने अपने मेहमान और मेहमान के मेहमानों को भूखा रखने की कोशिश की। उनकी सारी शानो शौकत मिट्टी में मिल जाती। हार कर कांपते हुए हाथों से सेठ लक्ष्मीचंद ने अपनी तिजोरी से पैसे निकाले और मैनेजर को बिल चुकाया। उस वक्त उनके चेहरे पर जो दर्द था, वो शायद किसी सल्तनत के लुट जाने पर भी न होता। तो दोस्तों, ये थी कहानी कंजूस सेठ और मुल्ला के दिमाग की। मुल्ला ने न सिर्फ अपने करीब दोस्तों को एक शानदार दावत खिलाई, बल्कि सेठ लक्ष्मीचंद को एक ऐसा सबक भी सिखाया जो वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दिल बड़ा रखने से ही इज्जत मिलती है, सिर्फ पैसा इकट्ठा करने से नहीं। और कभी भी किसी को उसकी सादगी देखकर
कम समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्या पता वो मुल्ला नसीरुद्दीन जैसा दिमाग लेकर घूम रहा हो। आपको मुल्ला का ये तरीका कैसा लगा? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये मजेदार किस्सा पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुल्ला नसीरुद्दीन की ऐसी ही और भी बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक हंसते रहिए और सिखाते रहिए। कहानी 2। दोस्तों, इतिहास के पन्नों में कई बादशाह हुए जिनकी हुकूमत के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। उनकी ताकत, उनके खजाने और उनके फैसलों की कहानियां। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो बादशाहों की नहीं बल्कि उन लोगों की हैं जिन्होंने अपनी अक्ल से इन बादशाहों को भी सोच में डाल दिया। स्क्रीन पर मुल्ला नसीरुद्दीन का एक मजाकिया सा स्केच उभरता है, अपनी सादी पोशाक और प्यारे गधे के साथ। और जब अक्ल और हाजिर जवाबी की बात आती है तो एक नाम सबसे पहले ज़हन में कौंधता है, मुल्ला नसीरुद्दीन। आज हम आपको मुल्ला की जिंदगी का वो सबसे हैरतंगेज और दिलचस्प किस्सा सुनाने जा रहे हैं, जब मुल्ला ने सिर्फ अपनी बातों के दम पर एक अहंकारी बादशाह को बेवकूफ बनाया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा जाल है जिसे मुल्ला ने शब्दों से बुना था। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम समय में पीछे जाने वाले हैं, उस दौर में जहां एक तरफ थी सल्तनत की ताकत और दूसरी तरफ एक अकेले मुल्ला की चतुराई। दृश्य बदलता है और कहानी हमें बादशाह तैमूर के भव्य दरबार में ले चलती है। बादशाह अपने सिंहासन पर बैठे हैं, उनके चेहरे पर गर्व और थोड़ा ऊब का भाव है। दरबारी सिर झुकाए खड़े हैं। ये उस दौर की बात है जब बादशाह तैमूर का दबदबा चारों ओर फैला हुआ था। तैमूर जितने बहादुर थे उतने ही गुस्सैल और अहंकारी भी। उन्हें अपनी हर चीज पर गुमान था, अपनी सल्तनत, अपनी दौलत और सबसे ज्यादा अपने घोड़ों पर। उनके अस्तबल में दुनिया के कोने कोने से लाए गए नायाब घोड़े थे, लेकिन एक घोड़ा था जो उन्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा था। उसका नाम था बादल। एक शानदार सफेद अरबी घोड़ा दिखाई देता है जिसकी चाल में शाही अंदाज है। बादल सचमुच अपने नाम जैसा था। हवा से बातें करता, बिजली सी फुर्ती और दूध जैसी सफेदी। एक दिन बादशाह अपने दरबारियों के सामने बादल की तारीफों के पुल बांध रहे थे। बादशाह ने गर्व से कहा, देखो देखो इस नायाब जानवर को। क्या दुनिया में कोई ऐसा घोड़ा है जो मेरे बादल का मुकाबला कर सके? इसकी रफ्तार देखो, इसकी शान देखो। बस एक ही कमी है इसमें। काश काश ये उड़ सकता। अगर ये उड़ पाता तो मैं सचमुच पूरी कायनात का शहंशाह कहलाता। दरबारी हाँ में हाँ मिलाते हैं। जहां पनाह सही फरमाते हैं, अल्लाह ने इसे फरिश्ता बनाया है, जैसी आवाजें आती हैं। तभी भीड़ में से एक शांत लेकिन दृढ़ आवाज आती है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, जहां पनाह, उड़ना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। सही तालीम मिले तो जानवर भी उड़ना सीख सकते हैं। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सब हैरान होकर मुल्ला की तरफ देखते हैं। बादशाह की त्योरियां चढ़ जाती हैं। उनका वजीर, जो मुल्ला से हमेशा जलता था, आगे आता है। वजीर ने तिरस्कार भरे लहजे में कहा, गुस्ताखी माफ जहांपना। लगता है इस मुल्ला का दिमाग फिर गया है। ये भरी सभा में आपका मजाक उड़ा रहा है। बादशाह ने गुस्से से मुल्ला को घूरते हुए पूछा, नसीरुद्दीन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बेहुदा बात करने की? क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम मेरे घोड़े को उड़ना सिखा सकते हो? मुल्ला नसीरुद्दीन पूरी तरह शांत थे। उनके चेहरे पर न डर था न घबराहट। वो धीरे से आगे बढ़े और सिर झुकाकर बोले,
मुल्ला ने कहा, जहांपनाह, मैं सिर्फ कहना नहीं चाहता, मैं ये कर सकता हूँ। अगर आप मुझे मौका और जरूरी संसाधन दें तो मैं यकीनन आपके प्रिय बादल को उड़ना सिखा सकता हूँ। अब दरबार में कानाफूसी का शोर शुरू हो जाता है। कोई मुल्ला को पागल कह रहा था, कोई कह रहा था कि आज इसकी जान गई। वजीर के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उसे लगा कि मुल्ला आज अपने ही जाल में फंस गया है। बादशाह ने हैरानी और शक से पूछा, तुम सच कह रहे हो? तुम एक घोड़े को उड़ना सिखाओगे? मुल्ला ने जवाब दिया, जी जहांपना। बस इसमें थोड़ा वक्त और सब्र लगेगा। ये कोई मामूली काम नहीं है। बादशाह तैमूर एक दुविधा में पड़ गए। एक तरफ उनका दिमाग कह रहा था कि ये नामुमकिन है, ये आदमी झूठ बोल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ उनका अहंकार और एक उड़ने वाले घोड़े का मालिक बनने का सपना उन्हें इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए उकसा रहा था। अगर ये सच हो गया तो दुनिया में उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो जाएगा, और अगर ये झूठा निकला तो मुल्ला को सजाए मौत देकर वो एक मिसाल कायम कर देंगे। बादशाह ने एक गहरी सांस लेकर फैसला करते हुए कहा, ठीक है नसीरुद्दीन, हम तुम्हें एक मौका देते हैं, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। बताओ तुम्हें क्या चाहिए और कितना वक्त लगेगा? मुल्ला के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, जैसे वो इसी सवाल का इंतजार कर रहे थे। मुल्ला बोले, हुजूर, ये एक बहुत ही खास और मुश्किल तालीम है। इसके लिए मुझे 3 चीजें चाहिए। बादशाह ने कहा, बोलो। मुल्ला ने अपनी बात आगे बढ़ाई, पहली, मुझे शाही अस्तबल के बगल में एक बड़ा और आरामदायक घर चाहिए, ताकि मैं 24 घंटे बादल के साथ रह सकूं और उसकी जरूरतों का ध्यान रख सकूं। बादशाह ने कहा, मंजूर है। मुल्ला ने अपनी दूसरी शर्त रखी, दूसरी, इस तालीम के दौरान मेरे और मेरे परिवार के खाने पीने और रहन सहन का सारा खर्च शाही खजाने से उठाया जाएगा, और वो भी बेहतरीन दर्जे का। बादशाह ने थोड़ा सोचते हुए कहा, ठीक है, ये भी मंजूर। मुल्ला ने अपनी आखिरी और सबसे अहम शर्त बताई, और तीसरी और सबसे जरूरी शर्त, इस काम के लिए मुझे 1 लाख सोने की अशर्फियां एडवांस में चाहिए होंगी, क्योंकि इस तालीम में कुछ खास जड़ी बूटियां, नायाब उपकरण और गुप्त मंत्रों का इस्तेमाल होगा, जिन्हें खरीदने में बहुत खर्च आएगा। 1 लाख अशर्फियों का नाम सुनते ही वजीर समेत पूरे दरबार की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह एक बहुत बड़ी रकम थी। वजीर ने तुरंत टोकते हुए कहा, 1 लाख? जहांपनाह, ये आदमी आपको लूट रहा है। ये खजाने को खाली कर देगा और कुछ नहीं करेगा। बादशाह ने वजीर को हाथ के इशारे से चुप कराया। उनकी नजरें सीधे मुल्ला पर थीं। बादशाह ने पूछा, और वक्त? कितना वक्त चाहिए तुम्हें इस नामुमकिन काम को मुमकिन करने के लिए? मुल्ला ने बड़ी शांति से जवाब दिया, बस 2 साल जहांपनाह। पूरे 2 साल बाद, इसी दिन, इसी जगह, मैं आपके सामने बादल को हवा में उड़ाकर दिखाऊंगा। बादशाह ने एक पल के लिए सोचा। 2 साल एक लंबा वक्त था, और 1 लाख अशर्फिया एक बड़ी कीमत। लेकिन एक उड़ने वाले घोड़े का ख्याल उन पर हावी हो चुका था। उन्होंने एक आखिरी शर्त रखी। बादशाह ने कठोर आवाज में कहा, ठीक है नसीरुद्दीन, तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। तुम्हें घर मिलेगा, शाही खर्च मिलेगा, और 1 लाख अशर्फिया भी मिलेंगी। लेकिन याद रखना, अगर 2 साल बाद ये घोड़ा नहीं उड़ा तो तुम्हारा सिर तुम्हारे धड़ पर नहीं होगा। उस दिन तुम्हें ऐसी दर्दनाक मौत दी जाएगी कि तुम्हारी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। क्या तुम्हें ये शर्त मंजूर है? दरबार में फिर मौत जैसा सन्नाटा छा गया। अब ये सिर्फ एक मजाक नहीं था, ये मुल्ला की जिंदगी और मौत का सवाल था।
मुल्ला ने बिना पलक झपकाए कहा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है जहांपना। और इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। शाही खजाने से 1 लाख सोने की अशर्फियां लेकर वो अपने परिवार के साथ शाही अस्तबल के पास बने आलीशान घर में रहने लगे। खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। लोग हैरान थे। कोई कहता मुल्ला जरूर कोई जादूगर है, तो कोई कहता बादशाह सठिया गए हैं। मुल्ला अपने नए घर में आराम कर रहे थे, स्वादिष्ट पकवान खा रहे थे, नए कपड़े पहन रहे थे। बच्चे खुश थे, पत्नी भी हैरान थी। मुल्ला की पत्नी ने चिंता से पूछा, नसीरुद्दीन, ये आपने क्या कर दिया? आप जानते हैं कि घोड़ा कभी नहीं उड़ेगा। 2 साल बाद क्या होगा? बादशाह हमें मार डालेंगे। मुल्ला ने एक सेब खाते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया, बेगम चिंता क्यों करती हो? 2 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है। तब तक के लिए शाही मेहमानवाजी का लुत्फ उठाओ। देखो कितने लजीज पकवान हैं। मुल्ला ने उन पैसों से सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि शहर के गरीबों और जरूरतमंदों की भी खूब मदद की। वो रोज सुबह अस्तबल जाते, लेकिन वो बादल को कोई ट्रेनिंग नहीं दे रहे थे। वो बस उसके साथ बैठते, उसे प्यार से सहलाते, उससे बातें करते, उसे दुनिया के सबसे अच्छे चारे और फल खिलाते। कभी कभी वो उसे लेकर टहलने निकल जाते। वजीर छिपकर मुल्ला की जासूसी कर रहा था। वो देखता कि मुल्ला घोड़े के कान में कुछ फुसफुसा रहे हैं और हंस रहे हैं। वजीर को ये सब देखकर खून खौल उठता। वो हर हफ्ते बादशाह के पास जाकर शिकायत करता। वजीर कहता, जहांपना, वो मुल्ला आपको धोखा दे रहा है। मैंने खुद देखा है, वो घोड़े को कोई तालीम नहीं दे रहा। वो बस शाही पैसों पर ऐश कर रहा है। वो घोड़े से बातें करता है, उसे गाने सुनाता है। वो पागल है और आपका खजाना खाली कर रहा है। आप अभी उसे कैदखाने में डाल दीजिए। बादशाह थोड़ी चिंता के साथ जवाब देते, लेकिन उसने 2 साल का वक्त मांगा है वजीर। हमें इंतजार करना होगा। अगर हमने उसे पहले ही सजा दे दी, तो दुनिया कहेगी कि बादशाह में सब्र नहीं था। इस तरह दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीना साल में बदलने लगा। 1 साल बीत गया। बादशाह का सब्र अब जवाब दे रहा था। उन्होंने मुल्ला को दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। दरबार में मुल्ला फिर से बादशाह के सामने खड़े थे। बादशाह ने गंभीर आवाज में पूछा, नसीरुद्दीन, 1 साल पूरा हो चुका है। बताओ तुम्हारी तालीम कहाँ तक पहुंची? बादल ने उड़ने में कितनी तरक्की की है? वजीर और दरबारी मुस्कुरा रहे थे। उन्हें लगा कि आज मुल्ला का झूठ पकड़ा जाएगा। मुल्ला ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, जहांपनाह, तरक्की उम्मीद से कहीं ज्यादा है। बादल अब उड़ने के सारे नियम और सिद्धांत समझ चुका है। वो जानता है कि हवा का दबाव कैसे काम करता है, पंखों की जगह पैरों का इस्तेमाल कैसे करना है। आप समझ लीजिए कि आधी तालीम पूरी हो चुकी है। बादशाह ने हैरानी से पूछा, आधी तालीम? तो फिर वो अभी तक उड़ा क्यों नहीं? मुल्ला ने समझाया, हुजूर, मसला थोड़ा पेचीदा है। बादल उड़ने के लिए मानसिक रूप से तो तैयार है, लेकिन शारीरिक रूप से नहीं। दरअसल उसे इंसानी भाषा और संगीत की आदत पड़ गई है। अब हमें उसे परिंदों की भाषा सिखानी होगी, ताकि वो हवा में दूसरे परिंदों से बात कर सके और रास्ता न भटके। इसमें थोड़ा वक्त और लगेगा, लेकिन आप यकीन मानिए, हम सही रास्ते पर हैं। मुल्ला ने इतने आत्मविश्वास और ऐसी गंभीर शक्ल बनाकर ये बातें कहीं कि बादशाह एक बार फिर उनकी बातों में आ गए। उन्होंने मुल्ला को बाकी बचा हुआ 1 साल और दे दिया, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी कि ये उनका आखिरी मौका है।
मुल्ला दरबार से बाहर निकले तो उनका एक दोस्त उन्हें रास्ते में मिला। दोस्त ने घबराहट से कहा, मुल्ला, तुम पागल हो गए हो। तुम बादशाह से एक के बाद एक झूठ बोले जा रहे हो। 1 साल बाद जब घोड़ा नहीं उड़ेगा तो क्या करोगे? तुम्हारी जान चली जाएगी। मुल्ला ने दोस्त के कंधे पर हाथ रखकर धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मेरे दोस्त, घबराओ मत। मैंने जब 2 साल का वक्त मांगा था तो बहुत सोच समझकर मांगा था। इन 2 सालों में बहुत कुछ हो सकता है। दोस्त ने पूछा, क्या हो सकता है? मुल्ला ने आसमान की ओर देखते हुए जवाब दिया, देखो, हो सकता है कि इन 2 सालों में बादशाह ही न रहें, या फिर हो सकता है कि ये घोड़ा ही मर जाए। और अगर बदकिस्मती से दोनों ही जिंदा रहे तो क्या पता मैं ही न रहूं। तो चिंता किस बात की? भविष्य किसने देखा है? दोस्त मुल्ला का मुंह देखता रह गया। मुल्ला हंसते हुए अपने घर की ओर चल दिए। और आखिरकार वो दिन आ ही गया। 2 साल पूरे हो चुके थे। पूरे शहर को इस दिन का बेसब्री से इंतजार था। सल्तनत के कोने कोने से लोग ये करिश्मा देखने के लिए राजधानी में इकट्ठा हुए थे। शहर के सबसे बड़े मैदान में एक विशाल मंच बनाया गया था। बादशाह तैमूर अपने पूरे लावलश्कर के साथ अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनकी आंखों में उम्मीद और शक का मिलाजुला भाव था। वजीर उनके बगल में खड़ा था और मन ही मन मुल्ला की मौत का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा था। मैदान लोगों से खचाखच भरा हुआ था। नगाड़े बज रहे थे। माहौल में तनाव और उत्सुकता थी। तभी मैदान के एक कोने से मुल्ला नसीरुद्दीन की एंट्री हुई। वो बिल्कुल शांत थे। उनके पीछे पीछे शाही नौकर दूध की तरह सफेद घोड़े बादल को लेकर आ रहे थे। बादल को आज बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। मुल्ला मंच पर चढ़े और बादशाह को सलाम किया। बादशाह ने एक कड़क आवाज में कहा, जिसमें बेसब्री साफ झलक रही थी, नसीरुद्दीन, वक्त पूरा हुआ। आज या तो तुम्हारा दावा सच साबित होगा या तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। दिखाओ अपना करिश्मा। उड़ाओ मेरे घोड़े को। मुल्ला ने शांत भाव से कहा, जरूर जहांपनाह, जैसा आपका हुक्म। बादल उड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन उड़ने से पहले एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण रस्म बाकी है। वजीर ने गुस्से से कहा, अब कौन सी रस्म? ये सिर्फ वक्त बर्बाद कर रहा है, हुजूर। मुल्ला ने वजीर को नजरअंदाज करते हुए सीधे बादशाह से कहा, जहां पनाह, ये कोई मामूली उड़ान नहीं है। ये एक जादुई और पाक उड़ान है। ये घोड़ा सिर्फ उसी इंसान के लिए उड़ेगा और सिर्फ उसी के हुक्म पर उड़ेगा जो इस मंच पर चढ़कर इसकी लगाम थामेगा। लेकिन शर्त यह है कि लगाम थामने वाला इंसान पूरी तरह से पाक साफ होना चाहिए। बादशाह ने भौं सिकोड़कर पूछा, पाक साफ? इसका क्या मतलब है? मुल्ला ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए कहा, ताकि सारी भीड़ सुन सके, इसका मतलब ये है, जहां पनाह, कि जो भी इस घोड़े पर बैठकर उड़ने की ख्वाहिश रखता है, उसे ऐसा इंसान होना चाहिए जिसके मन में कोई कपट न हो, जिसने अपनी जिंदगी में कभी कोई झूठ न बोला हो, कभी कोई बेईमानी न की हो, कभी किसी का हक न मारा हो, और सबसे बड़ी बात, वो अपने बाप का असली और जायज वारिस हो। अगर कोई ऐसा इंसान जिसकी रगों में शाही खून न हो या जिसने अपनी जिंदगी में कोई भी गुनाह किया हो, वो इस पर बैठेगा तो ये घोड़ा उसे लेकर जमीन पर पटक देगा और उसकी मौत हो जाएगी। मुल्ला की ये बात सुनकर पूरे मैदान में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। मुल्ला ने अपना आखिरी और सबसे बड़ा दांव चल दिया था। उन्होंने अपनी मौत का फंदा बादशाह और उनके दरबारियों के गले में ही डाल दिया था। मुल्ला ने हाथ जोड़कर बादशाह की ओर देखकर कहा, तो जहां पनाह, आप इस सल्तनत के मालिक हैं।
आपसे ज्यादा पाक साफ और सच्चा इंसान कौन हो सकता है? आप ही सबसे पहले इस पर बैठने के हकदार हैं। आइए आगे बढ़िए और अपने घोड़े को उड़ने का हुक्म दीजिए। अब सारी निगाहें बादशाह पर टिक गईं। बादशाह तैमूर अपने सिंहासन पर जम गए। वो जानते थे कि वो कितने भी बड़े बादशाह हों, लेकिन वो एक इंसान थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में सल्तनत चलाने के लिए कई झूठ बोले थे, कई सख्त फैसले लिए थे, कईयों का हक भी छीना था। और सबसे बड़ी बात, शाही खानदानों में अक्सर वारिस को लेकर साजिशें चलती रहती थीं। वो ये दावा कैसे कर सकते थे कि वो हर तरह से पाक साफ हैं? अगर वो आगे बढ़े और घोड़ा नहीं उड़ा, तो पूरी दुनिया के सामने उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। बादशाह को पसीना आने लगा। उन्होंने अपने वजीर की तरफ देखा। बादशाह ने कहा, वजीर, तुम तो मेरे सबसे वफादार हो। तुम हमेशा सच्चाई का साथ देते हो। जाओ, तुम इसकी लगाम थामो। वजीर का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। वो जानता था कि उसने अपनी पूरी जिंदगी साजिशें करने, रिश्वत लेने और झूठ बोलने में गुजारी है। वो कांपते हुए बोला। वजीर ने कहा, नहीं, नहीं जहांपना, मैं तो आपका एक अदना सा सेवक हूं। ये हक सिर्फ आपका है। इसके बाद बादशाह ने अपने सेनापति, अपने खजांची और एक एक करके दरबार के सभी बड़े ओहदेदारों को कहा। लेकिन कोई भी अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं था। कौन अपनी जान को जोखिम में डालता? कौन भरी सभा में ये दावा करता कि वो दूध का धुला है? काफी देर तक यही ड्रामा चलता रहा। मैदान में बैठी भीड़ अब समझ चुकी थी कि मुल्ला ने क्या खेल खेला है। लोगों के बीच हंसी की दबीदबी आवाजें आने लगीं। बादशाह का चेहरा शर्मिंदगी और गुस्से से लाल हो गया। उन्हें एहसास हो गया कि मुल्ला ने उन्हें कितनी चालाकी से फंसा दिया है। वो न तो मुल्ला को झूठा साबित कर पा रहे थे और न ही खुद को सच्चा। अचानक बादशाह तैमूर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी में गुस्सा नहीं, बल्कि हार मानने का भाव था। वो समझ गए थे कि मुल्ला ने उन्हें बेवकूफ तो बनाया, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ा सबक भी सिखा दिया। बादशाह ने हंसते हुए कहा, वाह नसीरुद्दीन, वाह! मान गए तुम्हारी अक्ल को। तुमने न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि हम सबको आईना भी दिखा दिया। तुमने साबित कर दिया कि दुनिया में कोई भी इंसान पूरी तरह से पाक साफ होने का दावा नहीं कर सकता। बादशाह सिंहासन से उतरे, मुल्ला के पास आए और उनके कंधे पर हाथ रखा। बादशाह ने कहा, तुमने घोड़ा तो नहीं उड़ाया, लेकिन तुमने हमारी आंखों से अहंकार की पट्टी जरूर उतार दी। हम तुम्हें सजा नहीं, इनाम देंगे। वो 1,00,000 अशर्फियां आज से तुम्हारी हुई। तुम वाकई इस सल्तनत के सबसे बुद्धिमान इंसान हो। मुल्ला ने सिर झुकाकर एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, शुक्रिया जहांपना। मैं तो बस एक अदना सा सेवक हूं जो ये मानता है कि किसी घोड़े को उड़ना सिखाने से कहीं ज्यादा मुश्किल काम इंसान को उसकी ज़मीनी हकीकत दिखाना है। कहानी का अंत मुल्ला नसीरुद्दीन के मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ होता है। तो दोस्तों, ये थी मुल्ला नसीरुद्दीन की चतुराई की वो कहानी, जहां उन्होंने बिना किसी जादू टोने के सिर्फ अपनी बुद्धि और शब्दों के जाल से एक शक्तिशाली बादशाह को भी निरुत्तर कर दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि शारीरिक ताकत से कहीं ज्यादा बड़ी ताकत अक्ल और हाजिर जवाबी में होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप मुल्ला के ऐसे ही और दिलचस्प किस्से सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए सोचते रहिए और मुस्कुराते रहिए। कहानी 3। दोस्तों कहते हैं कि शब्द तलवार से भी ज्यादा ताकतवर होते हैं।
एक हुनरमंद इंसान शब्दों से दिलों को जीत सकता है और एक चालाक इंसान उन्हीं शब्दों से सच को झूठ और झूठ को सच बना सकता है। हमारी आज की कहानी एक ऐसे ही चालाक इंसान और उस सीधे सादे दिखने वाले फकीर की है जिसने ये साबित कर दिया कि शब्दों के सबसे बड़े जादूगर को भी उसी के जाल में फंसाया जा सकता है। ये कहानी है शहर के सबसे मशहूर और सबसे महंगे वकील वाजिद अली की, जिसकी जुबान कैंची से भी तेज चलती थी। और ये कहानी है हम सबके प्यारे मुल्ला नसीरुद्दीन की, जिनकी खामोशी में भी हजारों जवाब छिपे होते थे। ये सिर्फ एक मुकदमे की कहानी नहीं, बल्कि उस दिमागी जंग की कहानी है जिसमें एक तरफ था कानून का महाज्ञाता और दूसरी तरफ था जिंदगी का सबसे बड़ा उस्ताद। तो अपनी कुर्सी कसकर पकड़ लीजिए, क्योंकि आज की अदालत में इंसाफ का तराजू कुछ ऐसे घूमेगा कि आप देखते रह जाएंगे। हमारे शहर में एक वकील हुआ करते थे, वाजिद अली। नाम जितना भारी था, काम उससे भी ज्यादा खतरनाक। वो कानून के कीड़े नहीं, कानून के बाजीगर थे। उनकी फीस आसमान छूती थी, लेकिन उनकी जीत की गारंटी होती थी। लोग कहते थे कि वाजिद अली अगर चाहें तो एक बेगुनाह को फांसी पर चढ़वा दें और एक मुजरिम को बाइज्जत बरी करवा लें। उनकी दलीलें शहद में लिपटी छुरी की तरह होती थीं, जो कब दिल में उतरकर काम तमाम कर देती थीं, पता ही नहीं चलता था। उन्हीं दिनों मुल्ला नसीरुद्दीन एक बड़ी परेशानी में फंस गए। उनका पड़ोसी सेठ धनीराम एक घमंडी और ताकतवर आदमी था। उसने मुल्ला के घर के ठीक बगल में एक इतनी ऊंची दीवार खड़ी कर दी कि मुल्ला के छोटे से आंगन में धूप आनी ही बंद हो गई। मुल्ला की बीवी ने बड़े प्यार से कुछ गुलाब और चमेली के पौधे लगाए थे, जो बिना धूप के मुरझाने लगे थे। मुल्ला ने सेठ से बहुत मिन्नतें की। मुल्ला सेठ जी, आपकी दीवार की वजह से मेरे घर की धूप रुक गई है। मेरे पौधे मर रहे हैं। मेहरबानी करके इसे थोड़ा छोटा करवा दीजिए। सेठ धनीराम ने घमंड से हंसते हुए कहा, मेरी जमीन, मेरी दीवार, मेरी मर्जी। तुम्हें पौधे लगाने का शौक है तो अपने घर की छत पर लगाओ। मैं तुम्हारे लिए अपनी हवेली की शान कम नहीं कर सकता। जब मिन्नतों से बात नहीं बनी तो मुल्ला ने उसे कानून का डर दिखाया। लेकिन सेठ और जोर से हंसा। सेठ, कानून? अरे, मेरे पास दौलत है। मैं शहर के सबसे बड़े काजी को भी खरीद सकता हूं। जाओ, जो करना है कर लो। मुल्ला समझ गए कि ये मामला सीधे रास्ते से हल नहीं होगा। ताकतवर से लड़ने के लिए ताकतवर हथियार चाहिए, और इस शहर में वकील वाजिद अली से बड़ा कोई हथियार नहीं था। मन में एक योजना बनाकर मुल्ला अगले दिन वकील साहब के आलीशान दफ्तर पहुंचे। वकील वाजिद अली का दफ्तर किसी बादशाह के दरबार से कम नहीं था। मखमल के पर्दे, कीमती कालीन और बड़ी सी मेज के पीछे बैठे वाजिद अली, जो अपने हर अंदाज से अपनी कीमत जता रहे थे। उन्होंने मुल्ला को अपनी फटेहाली में देखा तो पहले तो अंदर आने से ही मना कर दिया। क्या काम है? मेरे पास फालतू लोगों के लिए वक्त नहीं है। वकील साहब, सुना है आप हारे हुए मुकदमे भी जिता देते हैं। मैं एक छोटा सा केस लेकर आया हूं। वकील ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, और तुम्हारे पास मेरी फीस देने के लिए पैसे हैं? मैं एक एक शब्द बोलने का सोना वसूलता हूं। मुल्ला ने शांति से जवाब दिया, वकील साहब, मेरे पास सोना तो नहीं है, लेकिन मेरे पास एक ऐसा मुकदमा है जिसे जीतकर आपका नाम पूरे शहर में और भी रोशन हो जाएगा। और रही बात फीस की, तो मेरे पास एक शर्त है। वाजिद अली को दिलचस्पी हुई। आज तक किसी ने उससे शर्त रखने की हिम्मत नहीं की थी। वकील, कैसी शर्त? मुल्ला, शर्त यह है कि मैं आपको अभी एक पैसा भी नहीं दूंगा। जब आप मुकदमा जिता देंगे तो इनाम में जो कुछ भी मिलेगा उसका ठीक आधा हिस्सा आपका होगा।
अगर हम हारे तो आपका कुछ नहीं, और अगर हम जीते तो आपको इनाम का आधा हिस्सा मिलेगा। वाजिद अली ने सोचा, ये तो फायदे का सौदा है। सेठ धनीराम अमीर आदमी है। अगर दीवार गिराने का हुक्म हुआ और हर्जाना मिला तो लाखों का फायदा होगा, और उसका आधा हिस्सा मतलब एक मोटी रकम। उसे लगा कि ये सीधा सादा दिखने वाला मुल्ला अपनी नासमझी में उसे एक बड़ा मुनाफा दे रहा है। वकील ने एक करारनामा तैयार किया। उसमें साफ साफ लिखा था, इस मुकदमे को जीतने के बाद अदालत से जो भी चीज इनाम, हर्जाना या फैसले के तौर पर मुल्ला नसीरुद्दीन को मिलेगी, उसका ठीक आधा हिस्सा बिना किसी सवाल जवाब के वकील वाजिद अली का होगा। मुल्ला ने बिना पढ़े उस पर अंगूठा लगा दिया। वकील मन ही मन हंसा। बेवकूफ आदमी, इसने तो अपनी तकदीर मेरे हाथों में बेच दी। उसे क्या पता था कि मुल्ला ने अंगूठा करारनामे पर नहीं बल्कि उसकी किस्मत पर लगाया था। अदालत का दिन आया। सेठ धनीराम अपने वकीलों की फौज लेकर आया था। उसे यकीन था कि मुल्ला जैसा करीब आदमी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जैसे ही वकील वाजिद अली ने बोलना शुरू किया, अदालत का माहौल बदल गया। वाजिद अली ने दीवार की बात नहीं की, उसने धूप की बात की। वकील, जज साहब, ये मुकदमा सिर्फ एक दीवार का नहीं, ये मुकदमा रोशनी के कत का है। सेठ धनीराम ने अपनी दौलत के घमंड में सिर्फ एक दीवार नहीं बनाई, बल्कि उन्होंने कुदरत के एक अनमोल तोहफे, सूरज की किरणों को कैद कर लिया है। उसने मुल्ला की बीवी के मुरझाए हुए गुलाब के पौधों को इंसानियत का मरता हुआ प्रतीक बना दिया। वकील, जब एक छोटा सा फूल धूप के बिना मुरझा सकता है, तो सोचिए मेरे मुवक्किल मुल्ला नसीरुद्दीन और उनके परिवार के दिल पर क्या गुजरती होगी। उनके घर में दिन में ही रात का अंधेरा छा गया है। ये सिर्फ एक दीवार नहीं, ये अन्याय और अहंकार का एक काला स्मारक है। वाजिद अली ने अपनी बातों के जादू से काजी साहब को ये यकीन दिला दिया कि सेठ धनीराम ने एक छोटा मोटा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा अपराध किया है। सेठ के वकील कुछ बोल ही नहीं पाए। आखिरकार काजी साहब ने अपना फैसला सुनाया। काजी अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि सेठ धनीराम ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है। उन्हें हुक्म दिया जाता है कि वो फौरन उस दीवार को गिरा दें, और मुल्ला नसीरुद्दीन को जो मानसिक पीड़ा और परेशानी हुई है, उसके बदले में सेठ धनीराम को सजा दी जाएगी। मुल्ला और वाजिद अली की जीत हुई। सेठ धनीराम का सिर शर्म से झुक गया। वाजिद अली की आंखों में जीत और लालच की चमक थी। उसे अपनी फीस यानी एक मोटी रकम साफ साफ नजर आ रही थी। लेकिन काजी ने अभी अपना फैसला पूरा नहीं किया था। काजी और सजा के तौर पर सेठ धनीराम को उनके इस घिनौने काम के लिए 100 कोड़े मारने का हुक्म दिया जाता है। ये सुनते ही अदालत में सन्नाटा छा गया। सेठ धनीराम बेहोश होते होते बचा, और वकील वाजिद अली की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा कि काजी ने तो उसकी उम्मीद से भी ज्यादा बड़ा इनाम दे दिया है। अब तो सेठ से हर जाने के तौर पर और भी मोटी रकम वसूली जा सकती है। मुकदमा जीतने के बाद वकील वाजिद अली सीधा मुल्ला के घर पहुंचा। वो जीत के नशे में चूर था। वकील, मुबारक हो मुल्ला। देखा मेरा कमाल? मैंने कहा था न, मैं हारा हुआ केस भी जीतता हूं। चलो अब देर मत करो, लाओ मेरा हिस्सा। मुल्ला ने बड़ी शांति से कहा। हाँ हाँ वकील साहब, जरूर। आपका हिस्सा तो आपको मिलकर ही रहेगा। आखिर करार तो करार होता है। वकील ने हाथ फैलाते हुए कहा, तो लाओ। सेठ से जो भी हर्जाना वसूलोगे, उसका आधा हिस्सा अभी मेरे हाथ में रखो। मुल्ला मुस्कुराए। हर्जाना?
वकील साहब, लगता है आपने काजी साहब का फैसला ठीक से सुना नहीं। उन्होंने हर्जाने में पैसे देने का हुक्म कहाँ दिया है? वकील चिढ़कर बोला, तो फिर क्या मिला है इनाम में? दीवार तोड़ने का हुक्म। क्या मैं आधी टूटी हुई दीवार घर ले जाऊं? मजाक मत करो मुल्ला, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। अब मुल्ला ने अपना असली दांव चला। मुल्ला, वकील साहब, आप गुस्सा क्यों करते हैं? मैं आपको आपका पूरा हिस्सा दूंगा। करारनामे में साफ लिखा है कि मुकदमा जीतने पर जो भी मिलेगा उसका आधा आपका होगा। तो बताइए, हमें इस जीत में क्या मिला? वकील, हमें मिला सेठ के लिए 100 कोड़ों की सजा। जैसे ही ये शब्द वकील के मुंह से निकले, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे लगा जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। मुल्ला ने मासूमियत से कहा, बिल्कुल सही, हमें इनाम में मिले हैं 100 कोड़े, और करार के मुताबिक इसका ठीक आधा हिस्सा आपका है। तो 50 कोड़े आपके और 50 कोड़े मेरे। चलिए पहले आप खा लीजिए, क्योंकि मेहनत आपने ज्यादा की थी। यह कहकर मुल्ला अंदर से एक बड़ा सा हंटर उठा लाए। वकील वाजिद अली का चेहरा देखने लायक था। उसका रंग उड़ चुका था। वो हकलाने लगा, वकील, ये तुम क्या कह रहे हो मुल्ला? मैं मैं कोड़े क्यों खाऊंगा? मुल्ला, क्यों नहीं खाएंगे वकील साहब? करारनामे पर आपने ही तो दस्तखत किए थे। इनाम का आधा हिस्सा। अब आप अपनी ही बात से मुकर रहे हैं। ये तो कानून की तौहीन है। चलिए मैं शहर के कोतवाल को बुला लाता हूं, वो आपके हिस्से के 50 कोड़े लगवा देगा। वकील वाजिद अली समझ गया कि वो अपने ही बुने जाल में बुरी तरह फंस चुका है। अगर वो कोड़ों की बात से इनकार करता है तो वो अपना करारनामा तोड़ता है, और अगर वो करारनामे की बात करता है तो उसे 50 कोड़े खाने पड़ेंगे। वो फौरन मुल्ला के पैरों में गिर पड़ा। वकील, मुल्ला जी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझे कोई फीस नहीं चाहिए, बस मुझे इन कोड़ों से बचा लो। मुल्ला ने उसे उठाया और कहा, वकील साहब, मैं आपको कोड़े नहीं मारना चाहता। मैं तो बस आपको ये सबक सिखाना चाहता था कि कानून लोगों की मदद के लिए होता है, उन्हें लूटने के लिए नहीं। और शब्दों का इस्तेमाल किसी को फंसाने के लिए नहीं, बल्कि किसी को बचाने के लिए करना चाहिए। उस दिन के बाद वकील वाजिद अली की अक्ल ठिकाने आ गई। उसने गरीबों और जरूरतमंदों के मुकदमे मुफ्त में लड़ना शुरू कर दिया। और मुल्ला नसीरुद्दीन, वो अपने आंगन में अपनी बीवी के साथ बैठकर मुस्कुरा रहे थे। उनके गुलाब के पौधे पर नई कलियां खिल रही थीं, क्योंकि अब वहां धूप आने लगी थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी शब्दों के उस जादूगर की, जिसे मुल्ला ने उसी के शब्दों से मात दे दी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चालाकी और होशियारी में फर्क होता है। चालाकी आपको कुछ समय के लिए जिता सकती है, लेकिन सच्ची जीत हमेशा होशियारी और नेकी की होती है। आपको मुल्ला का ये अनोखा इंसाफ कैसा लगा? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये दिलचस्प किस्सा पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मुल्ला नसीरुद्दीन की ऐसी ही और भी बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक सोचते रहिए और सही शब्दों का इस्तेमाल करते रहिए। कहानी 4। दोस्तों, सच क्या है और झूठ क्या है? क्या सच वो है जो हुआ है, या सच वो है जो साबित किया जा सकता है? और क्या कभी कभी सबसे बड़ा सच साबित करने के लिए सबसे बड़ा झूठ या सबसे बड़ी नौटंकी करनी पड़ती है? ये सवाल जितने गहरे हैं,
उतनी ही गहरी और मजेदार है हमारी आज की कहानी। ये कहानी है एक चोरी की। एक ऐसे मुर्गे की चोरी जो सिर्फ एक मुर्गा नहीं बल्कि अपने मालिक की इज्जत और शान था। और ये कहानी है उस इंसान की जिस पर ये इल्जाम लगा। एक ऐसा इंसान जो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सच का नहीं बल्कि पागलपन का सहारा लेता है। जी हाँ, ये किस्सा है मुल्ला नसीरुद्दीन का। ये उनकी जिंदगी का वो पन्ना है जहाँ पूरा शहर उनके खिलाफ था, सबूत उनके खिलाफ थे और उनके पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सिर्फ एक चीज थी, उनका दिमाग। तो कुर्सी पकड़कर बैठ जाइए, क्योंकि आज हम आपको उस अदालत में ले जाने वाले हैं जहां मुल्ला ने एक ऐसा तमाशा खड़ा किया जिसे देखकर काजी भी अपना सिर पकड़कर बैठ गया। मुल्ला नसीरुद्दीन के पड़ोस में एक साहब रहते थे, नाम था कासिम। कासिम भाई को अपनी दो चीजों पर बड़ा नाज था। एक तो उनकी बड़ी सी मूंछें और दूसरा उनका मुर्गा सुल्तान। और सुल्तान कोई ऐसा वैसा मुर्गा नहीं था। उसकी कलगी सूरज की तरह लाल थी, पंख सतरंगी थे और उसकी बांग में इतना दम था कि गांव के दूसरे मुर्गे भी खौफ खाते थे। कासिम उसे अपने बेटे की तरह प्यार करते थे। उसे बादाम खिलाते, मलाई चटाते और दिन में 10 बार उसकी नजर उतारते। एक सुबह पूरा गांव हमेशा की तरह सुल्तान की बांग से जागा, लेकिन कासिम के घर में आज सुल्तान की बांग नहीं गूंजी। कासिम ने बाहर आकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सुल्तान गायब था। कासिम पागलों की तरह उसे ढूंढने लगा। सुल्तान, ओ सुल्तान! उसने पूरा घर छान मारा, पूरा मोहल्ला छान मारा, पर सुल्तान का कहीं पता नहीं चला। रोते पीटते बदनसीबी को कोसते हुए उसकी नजर अपने और मुल्ला नसीरुद्दीन के घर के बीच की छोटी सी दीवार पर पड़ी। और वहां जो उसने देखा, उसे देखकर उसकी आंखों में खून उतर आया। दीवार के पास मुल्ला के आंगन की तरफ सुल्तान के कुछ रंग बिरंगे पंख पड़े हुए थे और मुल्ला के घर की चिमनी से एक बहुत ही लजीज भुने हुए गोश्त की खुशबू आ रही थी। कासिम के लिए सारी कड़ियां जुड़ चुकी थीं। उसे यकीन हो गया कि उसके जिगर के टुकड़े सुल्तान को उसके पड़ोसी मुल्ला नसीरुद्दीन ने चुराकर पका लिया है। कासिम बिना एक पल गवाए गुस्से में पैर पटकता हुआ मुल्ला के दरवाजे पर पहुंचा और दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। कासिम, नसीरुद्दीन, दरवाजा खोलो चोर! आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुल्ला ने आराम से दरवाजा खोला। वो बिल्कुल शांत थे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। मुल्ला, अरे कासिम भाई, खैरियत तो है? सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रहे हो? कासिम ने मुल्ला का गिरेबान पकड़ लिया। खैरियत पूछते हो, बेशर्म? मेरा सुल्तान कहाँ है? तुमने उसे चुराकर पका लिया है न? तुम्हारे घर से गोश्त की खुशबू आ रही है। तुम्हारे आंगन में उसके पंख पड़े हैं। बोलो, जवाब दो। मुल्ला ने धीरे से कासिम के हाथ अपने गिरेबान से हटाए। मुल्ला, कासिम भाई, तुम गलत समझ रहे हो। मैंने तुम्हारा मुर्गा नहीं चुराया। और रही बात खुशबू की, तो मेरी बीवी आज गोभी की सब्जी बना रही है। शायद तुम्हें उसी की खुशबू आ रही होगी। कासिम गुस्से से पागल हो गया। गोभी? तुम मेरी अक्ल का मजाक उड़ा रहे हो? मैं गोभी और मुर्गे की खुशबू में फर्क नहीं समझता क्या? मैं तुम्हें सीधे रास्ते पर लाता हूं। मैं अभी काजी साहब के पास जा रहा हूं। फैसला अब वहीं होगा। यह कहकर कासिम सीधा शहर के काजी के पास चला गया। उसने मिर्च मसाला लगाकर पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे मुल्ला की नज़र हमेशा से उसके मुर्गे पर थी, कैसे उसने रात में चोरी की और कैसे अब वो झूठ बोल रहा है। काजी ने पूरी बात सुनी और मुल्ला नसीरुद्दीन को अगले दिन अदालत में हाजिर होने का हुक्मनामा भेज दिया। पूरे गांव में यह खबर फैल गई।
लोग चटखारे लेकर बातें करने लगे। कुछ लोग कासिम के साथ थे तो कुछ को यकीन नहीं हो रहा था कि मुल्ला जैसा शरीफ आदमी चोरी कर सकता है। उस शाम मुल्ला की बीवी ने चिंता से पूछा, पत्नी नसीरुद्दीन, ये आपने क्या मुसीबत मोल ले ली? अब क्या होगा? काजी साहब तो बहुत सख्त हैं। अगर इल्जाम साबित हो गया तो? मुल्ला ने अपनी पत्नी को तसल्ली दी। मुल्ला बेगम, तुम फिक्र मत करो। मैंने चोरी नहीं की है तो सजा भी नहीं मिलेगी। बस कल अदालत में एक छोटा सा नाटक करना पड़ेगा। तुम बस देखती जाओ। मुल्ला की पत्नी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो खामोश हो गई। उसे अपने पति के दिमाग पर भरोसा था। अगले दिन शहर की अदालत लोगों से खचाखच भरी हुई थी। हर कोई मुल्ला और कासिम का ये अनोखा मुकदमा देखने आया था। काजी साहब अपने ऊंचे आसन पर बैठे थे। उनका चेहरा बड़ा गंभीर और कठोर था। वो इंसाफ के मामले में किसी की नहीं सुनते थे। कासिम अपने गवाहों के साथ कटघरे में खड़ा था, बड़ा आत्मविश्वास से भरा हुआ। मुकदमा शुरू हुआ। काजी ने पूछा, आरोपी मुल्ला नसीरुद्दीन कहाँ हैं? सबकी नजरें दरवाजे की तरफ घूमी। मुल्ला अभी तक नहीं पहुंचे थे। काजी का पारा चढ़ने लगा। काजी, यह अदालत का अपमान है। सिपाही, जाओ और उसे जहां से मिले पकड़कर लाओ। तभी दरवाजे पर एक अजीब सी शख्सियत ने दस्तक दी। वो मुल्ला नसीरुद्दीन थे, लेकिन आज उन्हें पहचानना मुश्किल था। उनकी पगड़ी सिर पर आधी तिरछी रखी थी। उन्होंने एक पाँव में जूता पहना था और दूसरा पाँव नंगा था। कुर्ता पजामे के अंदर की जगह बाहर था। वो हड़बड़ाते हुए अंदर आए और सीधा चलते चलते एक खंभे से टकरा गए। आह कहकर वो जमीन पर गिरे और फिर लंगड़ाते हुए काजी के सामने खड़े हो गए। पूरी अदालत में बैठी भीड़ अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी। काजी साहब ने हैरानी और गुस्से से मुल्ला को देखा। काजी, ये क्या हुलिया बना रखा है नसीरुद्दीन? और तुम इतनी देर से क्यों आए? मुल्ला, माफी चाहता हूँ हुजूर। मैं दरअसल मैं जब घर से निकल रहा था तो मुझे लगा कि आसमान जमीन पर गिर रहा है, तो मैं उसे रोकने के लिए घर का एक खंभा पकड़कर खड़ा हो गया। बड़ी मुश्किल से एक दोस्त को बुलाकर खंभे की जगह खड़ा किया, तब जाकर आ पाया। इसी में देर हो गई। यह सुनकर पूरी अदालत में ठहाकों का शोर गूंज गया। कासिम का मुंह खुला का खुला रह गया। ये वो समझदार और हाजिर जवाब मुल्ला तो नहीं था जिसे वो जानता था। काजी ने अपना सिर पीट लिया। काजी, खामोश। अपनी बकवास बंद करो और कटघरे में खड़े हो जाओ। कासिम, तुम अपना इल्जाम दोहराओ। कासिम ने फिर से पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि मुल्ला कितना चालाक और समझदार आदमी है और उसने कितनी सफाई से चोरी को अंजाम दिया होगा। काजी ने मुल्ला से पूछा, नसीरुद्दीन, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? अब मुल्ला ने जो कहना शुरू किया वो इतिहास का सबसे अजीब और मजेदार बयान था। मुल्ला, काजी साहब, कल रात मैंने एक सपना देखा। मैंने देखा कि मैं एक बड़ी सी नाव में बैठकर बादलों के समंदर में तैर रहा हूँ। वहां मछलियों की जगह तारे तैर रहे थे और मैं उन्हें पकड़कर खा रहा था। तभी एक बड़ा सा मुर्गा, जिसके पंख सोने के थे, उड़ता हुआ आया और उसने मुझसे कहा, नसीरुद्दीन, चांद असल में पनीर का बना है, जाओ और खा लो। मुल्ला की बातें सुनकर काजी का दिमाग भन्ना गया। काजी, बस करो। ये क्या बकवास है? इसका इस मुकदमे से क्या लेना देना है? मुल्ला, हुजूर, मैं तो बस ये बता रहा हूँ कि उस सोने के मुर्गे ने मुझसे कुछ कहा। हो सकता है कासिम भाई का मुर्गा भी सोने का रहा हो और वो भी उड़कर चांद पर पनीर खाने चला गया हो।
अब तो काजी के सब्र का बांध टूट गया। उन्हें यकीन हो गया कि मुल्ला नसीरुद्दीन का दिमाग खराब हो गया है, वो पागल हो चुके हैं। काजी ने कासिम की तरफ देखा। काजी कासिम, तुम्हारा गवाह कौन है? कासिम, हुजूर, मेरा गवाह मैं खुद हूं। मैं इस आदमी को सालों से जानता हूं। ये बहुत ही होशियार और समझदार आदमी है। ये ऐसी चोरी कर सकता है कि किसी को पता भी न चले। अब काजी जोर से हंसा। काजी, समझदार? तुम्हें ये आदमी समझदार लगता है, जो आसमान को गिरने से रोकने के लिए खंभा पकड़कर खड़ा हो जाए, जो बादलों में नाव चलाने के सपने देखता हो? अरे, इस पागल में इतनी अक्ल कहाँ कि वो इतनी सफाई से तुम्हारा मुर्गा चुरा सके। इसने तो मुर्गा देखा भी होगा, तो मुर्गा खुद इसे डराकर भाग गया होगा। यह कहकर काजी ने अपना फैसला सुनाया। काजी, अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्ला नसीरुद्दीन दिमागी तौर पर बीमार हैं। उनमें इतनी समझ नहीं है कि वो कोई योजना बनाकर चोरी कर सकें। इसलिए सबूतों के अभाव में उन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। और कासिम, आइंदा ऐसे बेबुनियाद इल्जाम लेकर अदालत का वक्त बर्बाद मत करना। फैसला सुनकर कासिम हक्का बक्का रह गया। वो कुछ बोल ही नहीं पाया। और मुल्ला नसीरुद्दीन उसी लंगड़ाते हुए अंदाज में अदालत से बाहर चले गए। शाम को मुल्ला अपने घर पर आराम से बैठे थे, वैसे ही शांत और समझदार जैसे वो हमेशा रहते थे। उनकी पत्नी, जो अदालत में सब कुछ देखकर आई थी, उनके पास आई। पत्नी, नसीरुद्दीन, आखिर ये सब क्या था? आपने अदालत में पागलों जैसी हरकतें क्यों की? हमारी कितनी बदनामी हुई। मुल्ला मुस्कुराए और अपनी पत्नी को पास बिठाकर समझाया। अब उन्होंने जो कहा वो इस कहानी का सबसे बड़ा सबक था। मुल्ला, बेगम, जरा सोचो, कासिम के पास मेरे खिलाफ क्या सबूत थे? सिर्फ दो चीजें, कुछ पंख और मेरे घर से आती खुशबू। ये कोई पक्का सबूत नहीं था। उसका सबसे बड़ा और मजबूत सबूत था उसका गवाह। पत्नी, गवाह? लेकिन उसका गवाह तो वो खुद था। मुल्ला था। और उसकी गवाही क्या थी? उसकी गवाही ये थी कि मुल्ला नसीरुद्दीन एक बहुत ही होशियार, चालाक और समझदार इंसान है, जो ऐसी चोरी कर सकता है। मुल्ला ने एक पल रुककर कहा, मेरे पास उसकी इस गवाही को झूठा साबित करने का सिर्फ एक ही तरीका था। अगर मैं काजी के सामने खुद को एक समझदार इंसान साबित करने की कोशिश करता, तो काजी कासिम की बात पर यकीन कर लेता। वो सोचता कि हाँ, ये आदमी इतना होशियार है कि चोरी कर सकता है। इसलिए मैंने उसके सबसे बड़े सबूत यानी उसकी गवाही पर ही हमला किया। मैंने काजी को ये यकीन दिला दिया कि मैं एक समझदार इंसान नहीं, बल्कि एक नंबर का बेवकूफ और पागल हूँ। और जब काजी को यकीन हो गया कि मैं पागल हूँ, तो कासिम की गवाही अपने आप झूठी साबित हो गई। अगर मैं पागल हूँ तो मैं होशियार कैसे हो सकता हूँ? और अगर मैं होशियार नहीं हूँ तो मैं इतनी सफाई से चोरी कैसे कर सकता हूँ? यह सुनकर मुल्ला की पत्नी की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो अपने पति के दिमाग की गहराई देखकर दंग रह गई। मुल्ला ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सच और दलीलों का नहीं, बल्कि मनोविज्ञान का सहारा लिया था। तभी बाहर गली में कुछ शोर हुआ। मुल्ला और उनकी पत्नी ने बाहर झांककर देखा। पड़ोस के घर की छत पर सुल्तान पूरी शान से खड़ा था और जोर जोर से बांग दे रहा था। शायद वो रात को किसी दूसरी मुर्गी के पीछे गांव से बाहर निकल गया था और अब वापस लौटा था। कासिम उसे देखकर खुशी से नाच रहा था, लेकिन साथ ही शर्मिंदगी से उसका चेहरा लाल भी था। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक मुर्गे की चोरी की, जो कभी हुई ही नहीं थी। और ये थी कहानी मुल्ला नसीरुद्दीन के उस अनोखे दिमाग की,
जिसने ये साबित कर दिया कि कभी कभी अदालत में मुकदमा जीतने के लिए कानून की किताबें नहीं बल्कि इंसानी दिमाग को पढ़ना पड़ता है। इस कहानी ने हमें सिखाया कि दुनिया आपकी सच्चाई पर नहीं बल्कि आप जो छवि बनाते हैं उस पर यकीन करती है। आपको मुल्ला नसीरुद्दीन का ये अनोखा तरीका कैसा लगा? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये दिलचस्प किस्सा पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुल्ला नसीरुद्दीन की ऐसी ही और भी बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक सोचते रहिए और मुस्कुराते रहिए। कहानी 5। क्या हमारी जिंदगी पहले से लिखी हुई एक कहानी है? क्या हम सिर्फ कठपुतलियां हैं और ऊपर वाला हमारे धागे खींच रहा है? या फिर हमारी तकदीर हमारे अपने हाथों में है, हमारे फैसलों और हमारे कर्मों में? सदियों से इंसानियत इन दो सवालों के बीच उलझी हुई है, किस्मत और कोशिश। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने इस उलझन को न सिर्फ सुलझाया बल्कि उसे जीकर भी दिखाया। एक ऐसा शख्स जिसकी बातें आम लगती थीं, पर उनके पीछे गहरे राज छिपे होते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुल्ला नसीरुद्दीन की। और ये किस्सा उनकी जिंदगी का वो पन्ना है जो बताता है कि कैसे अल्लाह की मर्जी पर पूरा यकीन रखने वाला एक इंसान अपने दिमाग का इस्तेमाल करना कभी नहीं भूलता। तो चलिए हमारे साथ इस सफर पर, जहां हर मोड़ पर एक नया सवाल और हर सवाल के पीछे एक हैरान कर देने वाला जवाब छिपा है। उस दिन गांव में सुबह सुबह ही एक खबर आग की तरह फैल गई। मुल्ला नसीरुद्दीन का गधा, जो सिर्फ उनका जानवर नहीं बल्कि उनका साथी, उनका रोजगार और उनकी पहचान का हिस्सा था, रात को कहीं भाग गया था। मुल्ला के लिए ये एक बहुत बड़ा नुकसान था। गांव का एक बुजुर्ग अहमद चाचा उनके पास आया और कंधे पर हाथ रखकर बोला, अहमद चाचा, अरे नसीरुद्दीन, सुना तुम्हारा गधा भाग गया। बड़ा अफसोस हुआ भाई, तुमने उसे ढूंढा नहीं। मुल्ला ने एक गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखकर बोले, मुल्ला, ढूंढा तो बहुत अहमद चाचा, पर वो नहीं मिला। लगता है यही अल्लाह की मर्जी थी। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। इसमें भी जरूर कोई भलाई छिपी होगी। यह सुनकर गांव वाले हैरान रह गए। उनका इकलौता कीमती जानवर खो गया था और मुल्ला भलाई की बात कर रहे थे। एक नौजवान करीम, जो खुद को बहुत अक्लमंद समझता था, तंज कसते हुए बोला, करीम, वाह मुल्ला जी वाह, आपका गधा भाग गया और आप कह रहे हैं कि इसमें भलाई है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाथ पर हाथ धरकर बैठने और हर बात को अल्लाह की मर्जी कहने से कुछ नहीं होगा। जाइए उसे जंगल में ढूंढिए। मुल्ला ने करीम की तरफ देखा और शांति से मुस्कुराए। मुल्ला, तुम ठीक कहते हो करीम, पर मेरा दिल कहता है कि जो हुआ है ठीक हुआ है। सब्र करो, देखो आगे क्या होता है। गांव वाले सिर हिलाते हुए चले गए। कोई मुल्ला को सनकी कह रहा था तो कोई उन्हें आलसी। देखो, नुकसान हो गया और आदमी को कोई फिक्र ही नहीं, एक औरत ने दूसरी से कहा। दिन गुजरते गए। एक हफ्ता बीत गया। मुल्ला का गधा वापस नहीं आया। अब तो मुल्ला की पत्नी भी परेशान हो गई। पत्नी, नसीरुद्दीन, अब तो बहुत दिन हो गए। वो गधा हमारी रोजी रोटी था। आप कुछ करते क्यों नहीं? बस अल्लाह की मर्जी करते रहते हैं। मुल्ला ने अपनी पत्नी को समझाया, बेगम, सब्र रखो। जिसने लिया है वो देगा भी। बस देखते जाओ। पूरा गांव मुल्ला पर हंस रहा था। उनकी अल्लाह की मर्जी वाली बात एक मजाक बन चुकी थी। लोग उन्हें देखकर ताने कसते।
लेकिन मुल्ला के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। वो वैसे ही शांत और संतुष्ट नजर आते थे। लगभग 2 हफ्ते बीत चुके थे। गांव वाले इस बात को लगभग भूल चुके थे। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, गांव वालों ने धूल का एक बड़ा गुबार अपनी ओर आते देखा। जैसे जैसे वो गुबार पास आया, लोगों की आंखें हैरत से फटी रह गईं। वो कोई मामूली गुबार नहीं था। वो जंगली घोड़ों का एक पूरा झुंड था। शानदार, ताकतवर और आजाद। और उन सब के आगे उन्हें रास्ता दिखाता हुआ जो जानवर चल रहा था, उसे देखकर गांव वालों के होश उड़ गए। वो मुल्ला नसीरुद्दीन का खोया हुआ गधा था। हाँ, मुल्ला का गधा न सिर्फ वापस आया था, बल्कि अपने साथ 1 दर्जन से ज्यादा कीमती जंगली घोड़े भी ले आया था। वो घोड़े सीधे मुल्ला के घर के सामने आकर रुक गए, जैसे गधा उन्हें खुद वहां लेकर आया हो। अब पूरे गांव में जश्न का माहौल था। जो लोग कल तक मुल्ला पर हंस रहे थे, आज उनकी किस्मत की तारीफ कर रहे थे। अहमद चाचा भागते हुए आए। मुल्ला, तुम तो बड़े पहुंचे हुए निकले। तुम्हारी बात सच हो गई। एक गधे के बदले अल्लाह ने तुम्हें पूरा अस्तबल दे दिया। ये तो वाकई अल्लाह की मर्जी थी जिसमें भलाई छिपी थी। वही नौजवान करीम जो कल तक तंज कस रहा था, आज शर्मिंदा खड़ा था। करीम, मुल्ला जी, हमें माफ कर दीजिए। हम आपकी बात का यकीन नहीं कर रहे थे। आप सही थे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने घोड़ों को देखा, फिर गांव वालों को, और उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। मुल्ला ने कहा, हाँ, ये भी अल्लाह की मर्जी है। लेकिन दोस्तों, ये मत कहो कि ये अच्छा हुआ है या बुरा। कौन जानता है ये जो हुआ है वो अच्छा है भी या नहीं। ये तो सिर्फ वक्त बताएगा। अब गांव वाले और भी ज्यादा हैरान थे। इतनी बड़ी खुशखबरी मिली थी, दौलत उनके दरवाजे पर खड़ी थी, और मुल्ला कह रहे थे कि पता नहीं ये अच्छा है या बुरा। लोगों को लगा कि मुल्ला की सनक अब और बढ़ गई है। भला घोड़ों के आने में क्या बुराई हो सकती है। वे आपस में फुसफुसाए और अपने अपने घर चले गए। अगले दिन मुल्ला और उनके इकलौते जवान बेटे ने उन जंगली घोड़ों को काबू करने का काम शुरू किया। घोड़े जंगली थे, उन्हें पालतू बनाना आसान नहीं था। मुल्ला का बेटा, जो एक मजबूत और दिलेर नौजवान था, सबसे ताकतवर घोड़े को साधने की कोशिश करने लगा। घोड़ा बुरी तरह बिदक गया। उसने ऐसी दुलत्ती मारी कि मुल्ला का बेटा हवा में उछलकर जमीन पर आ गिरा। उसकी चीख निकल गई। जब मुल्ला और गांव वाले उसके पास पहुंचे तो देखा कि उसकी टांग एक बहुत बुरी जगह से टूट गई थी। हड्डी टूटकर बाहर निकल आई थी। गांव का हकीम आया। उसने जैसे तैसे हड्डी को वापस बिठाया और पट्टी बांध दी, लेकिन साफ कह दिया, हकीम, चोट बहुत गहरी है। ये लड़का अब शायद ही कभी अपनी इस टांग पर ठीक से चल पाएगा। ये जिंदगी भर के लिए लंगड़ा हो गया है। यह सुनकर मुल्ला के घर में मातम छा गया। उनकी पत्नी रो रो कर बेहाल थी। गांव वाले फिर इकट्ठा हुए। उनके चेहरों पर अफसोस और गुस्सा था। अहमद चाचा ने दुखी मन से कहा, देखा नसीरुद्दीन, तुम्हारी बात फिर सच हो गई। तुमने कहा था कि पता नहीं ये अच्छा है या बुरा। ये घोड़े तो अपने साथ बदनसी भी लेकर आए। तुम्हारे जवान बेटे की जिंदगी बर्बाद हो गई। करीम ने गुस्से से कहा, ये सब अल्लाह की मर्जी नहीं है मुल्ला। ये तुम्हारी बेवकूफी है। अगर तुम उन घोड़ों को नहीं रखते तो आज तुम्हारा बेटा ठीक होता। लेकिन इस भयानक सदमे के बाद भी मुल्ला नसीरुद्दीन के चेहरे पर वही शांति थी। उन्होंने अपने रोते हुए बेटे के सिर पर हाथ फेरा और गांव वालों से कहा, मुल्ला दोस्तों, दुखी मत हो। ये भी अल्लाह की मर्जी है। और मेरा दिल कहता है कि इसमें भी कोई न कोई भलाई जरूर छिपी है।
अब तो गांव वालों के सब्र का बांध टूट गया। उन्हें लगा कि मुल्ला पूरी तरह पागल हो चुके हैं। अपने बेटे के अपाहिज हो जाने में कौन सी भलाई हो सकती है। लोग गुस्से में बड़बड़ाते हुए चले गए। ये आदमी पत्थर दिल है, किसी ने कहा। एक हफ्ता और बीता। मुल्ला का बेटा दर्द से कराहता हुआ बिस्तर पर पड़ा था और मुल्ला उसकी सेवा में लगे थे। पूरा गांव उन्हें और उनके दुर्भाग्य को कोस रहा था। तभी एक सुबह गांव में खलबली मच गई। बादशाह के सिपाही गांव में आए थे। उनके हाथों में नंगी तलवारें थीं और उनके चेहरे पर कोई रहम नहीं था। सेनापति ने गांव के बीचों बीच खड़े होकर ऐलान किया, सेनापति, बादशाह सलामत का हुक्म है। पड़ोसी मुल्क से जंग छिड़ गई है। सल्तनत को सिपाहियों की जरूरत है। इस गांव के हर घर से हर सेहतमंद नौजवान को फौज में भर्ती होने के लिए हमारे साथ चलना होगा। ये ऐलान नहीं, मौत का फरमान था। वो एक ऐसी जालिम जंग थी जिसके बारे में मशहूर था कि जो वहां जाता है वो वापस लौटकर नहीं आता। सिपाहियों ने जबरदस्ती घरों से नौजवानों को घसीटना शुरू कर दिया। माएं रो रही थीं, बहनें चीख रही थीं, लेकिन सिपाहियों पर कोई असर नहीं हो रहा था। उन्होंने करीम को भी पकड़ लिया। गांव के सारे तंदुरुस्त लड़के एक एक करके फौज के हवाले कर दिए गए। फिर सिपाही मुल्ला नसीरुद्दीन के घर पहुंचे। एक सिपाही अंदर गया और मुल्ला के बेटे को बिस्तर पर पड़ा देखा। सिपाही, ये नौजवान है, इसे उठाओ। सेनापति अंदर आया। उसने लड़के की टूटी हुई टांग और उस पर बंधी पट्टियों को देखा। सेनापति, अरे ये तो लंगड़ा है। ये हमारे किस काम का? इसे यहीं छोड़ दो। ये सल्तनत पर बोझ है। सिपाही मुल्ला के बेटे को वहीं छोड़कर चले गए। जब सारे सिपाही गांव के नौजवानों को लेकर चले गए तो पूरे गांव में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। हर घर में रोने और बिलखने की आवाजें थीं, सिवाय एक घर के, मुल्ला नसीरुद्दीन का घर। अब गांव वालों की आंखों से पर्दा हटा। उन्हें एक झटके में सब कुछ समझ आ गया। गधे का भागना, घोड़ों का आना, बेटे का घोड़े से गिरना और उसकी टांग का टूटना, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई कड़ियां थीं। जो घटना कल तक एक भयानक बदनसीबी लग रही थी, आज वही उनके बेटे के लिए जिंदगी का वरदान साबित हुई थी। एक टूटी हुई टांग ने उसे एक निश्चित मौत के मुंह में जाने से बचा लिया था। अहमद चाचा ने मुल्ला के हाथ पकड़ लिए। उनकी आंखों में आंसू थे। अहमद चाचा, नसीरुद्दीन, हमें माफ कर दो। हम मूर्ख तुम्हारी बातों की गहराई को समझ ही नहीं पाए। तुम सही थे, हर बार सही थे। वाकई अल्लाह की मर्जी में कोई न कोई भलाई छिपी होती है जिसे हम अपनी छोटी अक्ल से देख नहीं पाते। सबकी आंखें नम थीं। वे सब मुल्ला से माफी मांग रहे थे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने सबको शांत कराया और फिर वो राज खोला जिसने इस कहानी को अमर कर दिया। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्तों, आप सब सही कह रहे हैं। अल्लाह की मर्जी पर यकीन रखना सबसे जरूरी है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। सब हैरान होकर उन्हें देखने लगे। मुल्ला ने अपनी बात जारी रखी, इस कहानी का नाम सिर्फ अल्लाह की मर्जी नहीं है। इसका पूरा नाम है अल्लाह की मर्जी और मुल्ला का दिमाग। जब मेरा गधा भागा तो मैंने सिर्फ ये कहकर सब्र नहीं किया कि इसमें भलाई होगी। मैंने उसी रात उसके पैरों के निशान देखे थे। वो निशान पहाड़ी की तरफ जा रहे थे जहां जंगली घोड़े रहते हैं। मेरा दिमाग कह रहा था कि वो उन्हीं के पीछे गया है और शायद वापस आ जाएगा, इसलिए मैं शांत था। जब वो घोड़ों के साथ वापस आया तो मेरा दिल खुश था, पर मेरा दिमाग जानता था कि जंगली जानवर कतरा भी साथ लाते हैं।
इसलिए मैंने कहा कि पता नहीं ये अच्छा है या बुरा। और जब मेरा बेटा गिरा और उसकी टांग टूटी तो मेरा दिल एक बाप की तरह टूट गया था। मैं बहुत रोया। लेकिन मेरे दिमाग ने मुझे याद दिलाया कि बादशाह की फौज भर्ती की खबरें आ रही हैं। मेरे दिल ने बेटे के लिए दुआ की और मेरे दिमाग ने उसे जंग से बचाने के लिए अल्लाह का शुक्र अदा किया। मुल्ला ने एक गहरी सांस ली और अपनी बात खत्म की। मुल्ला मेरे दोस्तों, सिर्फ अल्लाह की मर्जी के भरोसे बैठना आलस है और सिर्फ अपने दिमाग पर भरोसा करना अहंकार है। असली जिंदगी इन दोनों के बीच संतुलन बनाने का नाम है। दुआ भी करो और दवा भी। अल्लाह पर यकीन रखो, पर अपने अक्ल के दरवाजे कभी बंद मत करो। तो दोस्तों, ये थी मुल्ला की वो कहानी जो हमें सिखाती है कि जीवन एक पहेली की तरह है। हम नहीं जानते कि अगले मोड़ पर क्या खुशी या क्या गम हमारा इंतजार कर रहा है, लेकिन अगर हमारा यकीन मजबूत हो और दिमाग खुला हो तो हम हर मुश्किल को एक मौके में बदल सकते हैं। आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा? क्या आप भी मानते हैं कि किस्मत और कोशिश साथ साथ चलती हैं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही गहरे और मनोरंजक किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक सोचते रहिए और सीखते रहिए।